हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 10th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और इस चैप्टर का हमने एक पूरी कहानी मैंने एक पूरी वीडियो में सुनाई है। वो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो पहले आप उसको देखना, क्योंकि वो जो कहानी मैंने सुनाई है वो पूरा का पूरा चैप्टर उसमें कवर करा है और एक कहानी के रूप में आपको चीजें बहुत आसानी से और अच्छे से याद रहती हैं। ठीक है, और एकदम क्रमबद्ध तरीके से बताइए तो आपको ज्यादा अच्छे से चैप्टर याद रहेगा। अगर आपने अभी तक वो पूरी कहानी नहीं देखी है चैप्टर की, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है, एक थ्योरी और एक एमसीक्यू। आपको 10th क्लास के एसएसटी एनसीईआरटी का थ्योरी या एमसीक्यू जो भी देखना है आप देख सकते हैं। और ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने कराई है। एनसीईआरटी को मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में कराया है। अभी तक आपने ये सारी प्लेलिस्ट भी नहीं देखी है तो इसके लिए आपको सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप मेरे YouTube चैनल को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आप इन सारी वीडियोस को भी देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। और देखो, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझाया है, जो एक पूरे चैप्टर की जिसमें कहानी बताई है मैंने। और ये फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का विचार, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति किस तरह से हुई, कहाँ से फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट हुई, 1789 से स्टार्ट हुई थी, और लास्ट में वो कहाँ तक उसने यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाया। ठीक है, तो वही चीज आज हम पढ़ने वाले हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ राष्ट्रवाद क्या है। वैसे मैं उन दोनों चैप्टरों में भी बता सकती हूँ, उन दोनों वीडियो में भी बता चुकी हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे दोबारा आपको बताना चाहूंगी कि राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद होता है जब किसी देश के लोग, ठीक है, जब किसी देश के लोग अपने देश के प्रति समर्पित होते हैं, ईमानदार होते हैं और उससे प्रेम करते हैं। ठीक है, राष्ट्रवाद में क्या होता है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें आम लोगों की जो भक्ति है वो राजा के प्रति नहीं होती है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि राजा के सच्चे हम भक्त हैं, वो वाली चीज नहीं होगी, जो राजा कहेगा वो होगा। नहीं, ये वाली चीज नहीं होती राष्ट्रवाद में। राष्ट्रवाद में होता है कि उस देश के भीतर जितने भी लोग रह रहे हैं, हम उनके प्रति पूरी सच्ची श्रद्धा रखते हैं और उनका हमेशा साथ देंगे, उनके साथ हम बराबर का व्यवहार करेंगे। ये क्या है, ये राष्ट्रवाद है। अपने देश के बारे में सोचना, अपने देश का विकास करना, अपने देश की रक्षा करना, ये क्या है, राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद में राजा के प्रति समर्पित नहीं होते हैं लोग। ठीक है, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि जो देश है वो राजा का नहीं है, वो जो देश है वो किसका है, वो पूरे के पूरे देश में जितने लोग रह रहे हैं उन सबका है, और वो उसके प्रति समर्पित रहते हैं। ठीक है, अन्य हम एक और परिभाषा के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो किसी राष्ट्र के प्रति लोगों की वफादारी, समर्पण और गर्व की भावना पर जोर देती है। ठीक है, तो सीधे सीधे क्या है, सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि अपने देश से प्रेम करना क्या है, राष्ट्रवाद है। अपने देश का विकास करना राष्ट्रवाद है। अपने देश की सुरक्षा करना राष्ट्रवाद है। ठीक है, और ये राष्ट्रवाद की जो शुरुआत हुई यूरोप में, कहीं ना कहीं वो भाषाओं के आधार पर हुई, भाषाओं की लड़ाई हुई। क्योंकि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था, जब फ्रांस में क्रांति हुई तो फिर फ्रांस में पहले रोबेस्पियर की सरकार रही, फिर बाद में डायरेक्टरी की सरकार रही 5 सदस्य वाली, और बाद में किसकी सरकार रही, नेपोलियन की। फिर नेपोलियन ने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया, फ्रांस का विस्तार किया। तो वो जिन जिन देशों को जीत रहा था, ठीक है, जिन जिन देशों में जा रहा था, तो वहां पर वो वही नियम लागू कर रहा था जो फ्रांस में चल रहे थे। ठीक है, सबको समानता का अधिकार, सबको वोट डालने का अधिकार, टैक्स को थोड़ा कम कर दिया, सारी चीजें उसने करी। लेकिन इसके एक नुकसान भी था। क्या नुकसान था, नुकसान ये था कि उन लोगों को फ्रेंच भाषा सीखनी पड़ रही थी, उनको पढ़ाई फ्रेंच भाषा में करनी पड़ रही थी। ठीक है, उनको फ्रांस का वेशभूषा अपनाना पड़ रहा था, क्योंकि जो नेपोलियन था वो फ्रांस का था, तो वो अपने देश जैसा ही उनको बना रहा था। अब देखो, यूरोप में राष्ट्रवाद कहाँ से उजड़ा। यूरोप में राष्ट्रवाद, जो राष्ट्रवाद की लहर हुई, वो कहाँ, कहीं ना कहीं भाषा से हुई। क्योंकि वो जिन जिन क्षेत्रों को वो जीत रहा था उनमें अपनी अलग भाषा बोली जाती थी। ठीक है, कुछ दिन बाद लोगों को समझ में आया, जब फ्रेंच उनको पढ़नी पड़ रही थी, फ्रेंच पर ज्यादा जोर दिया गया, तो उनको समझ में आया कि यार ये तो हमने गलत किया। ठीक है, हमें इसका साथ नहीं देना है, हमें अपने देशवासियों का साथ देना है। तो वही इसमें दिया हुआ है। अब हम देखते हैं डिटेल में कि क्या है। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे में देखें, मध्य 18वीं सदी यानी कि 1750, ठीक है, मध्य 18वीं सदी यानी कि 1750 के यूरोप के नक्शे में देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र नहीं मिलेंगे जैसे आज मिल रहे हैं, जिनमें से आज जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में माना जाता है। वे कभी राजशाही डचों और कैंटों में बटे हुए थे। ठीक है, यानी कि ये जो देश है, ये इन पर किसका शासन चल रहा था, राजशाहियों का और डचों का शासन चल रहा था, और कैंटों में बटे हुए थे। ठीक है, जिनके शासकों के स्वायत्ता
स्वायत्त क्षेत्र थे। ठीक है, मतलब शासकों ने अपने हिसाब से देशों को बना रखा था, भाषा के आधार पर नहीं बना रखा था। ऐसा नहीं है कि इस एरिया के लोग जर्मनी भाषा बोल रहे हैं तो ये जर्मनी क्षेत्र है, इस भाषा के लोग इंग्लिश बोल रहे हैं तो ये इंग्लैंड है, इस क्षेत्र के लोग ये बोल रहे हैं तो ये है। ऐसा नहीं, राजा जितने क्षेत्र को जीत लेता था वो अपने हिसाब से उसको राज्य घोषित करता था। ठीक है, हम नक्शे में एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसी में दिया हुआ है, इसी पार्ट में दिया हुआ है नक्शा, शायद अब खुलेगा नहीं। नक्शा कहाँ गया? फर्स्ट पार्ट में दे रखा था शायद। एक मिनट दीजिए, मैं आपको नक्शा भी समझा देती हूँ साथ के साथ। कभी भी आपको जरूरत पड़े, वैसे एग्जाम में नहीं आता है नक्शा फिल करने के लिए, लेकिन फिर भी आपको कभी जरूरत पड़े तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो हम बात कर रहे हैं फ्रांस की, तो देखो फ्रांस तो ये रहा। ठीक है, फ्रांस कहाँ है? ये है फ्रांस। और हम बात कर रहे हैं कि जो फ्रांस है उसने क्या कर रखा था, निकटवर्ती जो राज्य थे या राष्ट्र थे उनको जीतना स्टार्ट किया था। तो हम बात कर रहे थे उससे पहले की मतलब राजा अपने हिसाब से शासन कर रहे थे। ठीक है, देखो जैसे प्राशा है, यही प्राशा है ना। ठीक है, और ये बाद में जर्मनी बना। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रिया है, अब ऑस्ट्रिया कितना बड़ा साम्राज्य था। अगर आज के आप नक्शे में मैं अभी आपको दिखाऊंगी तो बहुत छोटा है। देखो इसमें हंगरी भी है, इसमें ऑस्ट्रिया भी है, और इसमें गालिसिया भी है। ठीक है, मतलब कई सारे राष्ट्र हैं, एक तरह से हम मान सकते हैं। अब देखो ये इटली का नक्शा है। ठीक है, देखो इसको हम इरेज कर देते हैं, और आज का जो इटली है वो पूरा की पूरा ऐसा है। ठीक है, ऐसा है वो इटली आज का। और ये जो राज्य हैं ये भी इटली के अंतर्गत आ रहे हैं दोनों। ये जो दोनों द्वीप हैं ये भी इटली के अंतर्गत है। जबकि पहले इटली कैसा था, देखो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इटली में 3-4 भागों में बटा हुआ है। ये यहाँ पर फ्रांस वाले शासन कर रहे हैं, यहाँ पर कोई और शासन कर रहे हैं, ब्लू वाले में कोई और शासन कर रहे हैं, नीचे वाले में कोई और शासन कर रहे हैं। ठीक है, ये जो द्वीप समूह है इस पर कोई और शासन कर रहा है। तो अलग अलग शासन कर रहे थे। ठीक है, बाद में जब यूरोप में राष्ट्रवाद स्टार्ट हुआ तो लोगों को समझ में आया कि वो अपने हिसाब से देश बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जो एक भाषा बोलते हैं, जो एक जैसे खाते पीते हैं, रूप रंग के हैं, या फिर जो मेन आधार था वो भाषा ही था कि जो एक जैसी भाषा बोलते हैं वो अपना अलग राष्ट्र बनाएंगे। ठीक है, अभी हम वर्तमान के नक्शे में देखें। ओहो, एक मिनट। देखो अगर अभी हम वर्तमान के अगर नक्शे में देखें तो देखो देख पा रहे होगे आप कि यहाँ पर क्या है। देखो जर्मनी कितना छोटा सा दिखाया गया है। ठीक है, अगर मैं इसको जूम भी कर दूंगी तब भी ये इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि इसमें से कई सारे राज्य कटे हैं भाषा के आधार पर। ठीक है, देखो ये इटली है, ग्रीन ग्रीन कलर का। ठीक है, जो छोटा सा दिखाया गया है ये इटली है, और अभी हाल फिलहाल ये पूरा इटली एक है, इस पर किसी राजवंश का शासन नहीं है, पहले इस पे था। तो ये जो गठन हुआ छोटे छोटे देशों का, राष्ट्रों का, ये किसके आधार पर हुआ? ये कहीं ना कहीं भाषा के आधार पर हुआ। ठीक है, और इसकी एक झलक हमारे भारत में भी देखने को मिली कि हमारे भारत में जो 28 राज्य हैं वो भाषा के आधार पर ही अलग अलग है। ठीक है, हर राज्य की जो भाषा है वो अलग अलग है। बहुत सारी जो राज्य थे वो पहले एक साथ ही मिले हुए थे, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र एक था। ठीक है, ये बम्बई प्रेसिडेंसी बोलते थे इसको। तो अब जब देश आजाद हुआ तो इन्होंने उन्होंने बोला कि हम तो गुजराती बोलते हैं, हमारा अलग राज्य बनाओ। और महाराष्ट्र वालों ने बोला हम मराठी बोलते हैं, हमारा अलग राज्य बनाओ। आंध्र प्रदेश वाले बोले हमें द्रविड़ में मत रखो। द्रविड़ में आता था तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के भी काफी सारे हिस्से। तो आंध्र प्रदेश वाले बोले हम अपनी अलग भाषा है, हमारी अलग संस्कृति, हमें अलग रखो। ठीक है, तमिल वाले अलग, केरल वाले अलग हो गए। ठीक है, गोवा वाले अलग रह गए, क्योंकि गोवा एक बहुत छोटा सा स्टेट है, बहुत छोटा सा। ठीक है, अगर आप भारत के मैप में देखेंगे तो इतना सा, लेकिन वहां की भाषा अलग है तो उन्होंने अपना अलग राज्य बना लिया। तो सब जो राज्य बने हैं भारत में भी वो किसके आधार पर बने हैं? वो भाषा के आधार पर बने हैं। वही बात हम यहाँ कर रहे हैं कि यूरोप में उस समय जो राष्ट्र बन रहे थे वो किस आधार पर बन रहे थे? भाषा के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पूर्वी और मध्य यूरोप निरकुश राजतंत्रों के अधीन था। पूर्वी और मध्य कौन सा हो गया? देखो पूर्वी और मध्य यूरोप हो गया ये। देखो पूर्वी हो गया ये, ठीक है, ऑस्ट्रिया और रोमानिया। ठीक है, बुल्गारिया, सर्बिया, ये जो है ये पूर्वी है। और मध्य कौन सा हो जाएगा? ये वाला, ऑस्ट्रिया के कुछ क्षेत्र, स्विट्जरलैंड। ठीक है, फ्रांस के कुछ क्षेत्र, ये वाला जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मध्य यूरोप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा है। नेक्स्ट इसमें लिखा है पूर्वी और मध्य यूरोप निरकुश। निरकुश यानी कि जो राजा अपनी चलाते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, उन्हें जनता के दुख सुख से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, वो होते हैं निरकुश। राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहा करते थे। वे अपने आप को एक समूह पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। ठीक है, जैसे राजा कह रहा है राजा के पीछे पीछे चलते थे। ठीक है, अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और भिन्न भिन्न जाति और समूह के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया और हंगरी
पर शासन करने वाला हेम्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्र और जनसमूहों को उसने जोड़ रखा था। ठीक है, इसमें इसमें कौन कौन से जुड़े हुए थे? एल्प्स एल्प्स के टीरॉल टीरॉल और ऑस्ट्रिया के सुंडालैंड। ठीक है, मतलब हिम्सबर्ग एक साम्राज्य था उस टाइम पे, इसमें ये सारे राज्य जुड़े हुए थे। एल्प्स के ये राज्य जुड़ा हुआ था, ऑस्ट्रिया का सुंडालैंड जुड़ा हुआ था, साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था। ठीक है, मतलब ये कुछ देश थे जो हिम्सबर्ग में शामिल थे, जहाँ के कुलीन वर्ग में जापानी भाषा बोलने का जर्मनी भाषा बोलने वाले ज्यादा थे। हेम्सबर्ग साम्राज्य में लॉम्बार्डी, वेनेशिया जैसे इता इतलावी सॉरी इतालवी इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। इतालवी कहाँ बोली जाती थी? इटली में। आज भी वहाँ इटली की जो राष्ट्रभाषा है वो इतावली है, इतालवी। ठीक है, कुछ नाम अजीब सा है, लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये भाषा बोली जाती है आज भी वहाँ पर। ठीक है, हंगरी में आधे लोग मैगार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालिसिया में कुलीन वर्ग पॉलिश भाषा बोलता था। पॉलिश जो लोग थे वो पॉलिश लोग कौन थे? रूस के जो लोग थे वो पॉलिश भाषा बोलते थे। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हेम्सबर्ग साम्राज्य में सीमाएं रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले अधीन व्यवस्था में थे। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग क्या करते थे? खेती करते थे। जैसे उत्तर में बोहेमिया और मतलब ये पैरा जो बताने की कोशिश कर रहा है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पहले जो साम्राज्य बने, ठीक है, ये जो साम्राज्य थे ये भाषा के आधार पर नहीं थे। ये जो बनाए गए ये किस आधार पर बनाए गए? ये राजा अपने हिसाब से जो स्थान को राजा जीतता था वो साम्राज्य बना लेता था, और वहां के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग उनका कल्चर होता था, और वो सब के सब कैसे होते थे? राजा के अधीन। राजा जो बोल रहा है वो सही है, वो बिल्कुल नहीं सोचते थे हमारा देश है, हमारे अपने लोग हैं, राजा हम पर अत्याचार कर रहा है, ये सारी चीजें वो सोचते ही नहीं थे। उनके दिमाग में एक ही बात थी कि राजा जो बोल रहा है वो ठीक है और हमें राजा का सम्मान करना है, हमें राजा के प्रति समर्पित रहना है। लेकिन जो इतनी अलग अलग भाषा वाले लोग एक ही क्षेत्र में रह रहे थे, राजा के अधीन रह रहे थे, जब फ्रांस में क्रांति हुई तो कहीं ना कहीं उनके अंदर हिम्मत आई, उनको लगा कि जैसे फ्रांस आजाद हो सकता है इन राजाओं से, वैसे हम भी आजाद हो सकते हैं। तो इन सभी भाषाओं के राष्ट्रों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हुई, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित की भावना जागृत हुई। वो समझ पा रहे थे कि राजा राष्ट्र का निर्माता नहीं है, राष्ट्र का निर्माता कौन है? जनता। ठीक है, जनता है, जनता के ऊपर शासन हो रहा है, इसलिए जनता को पता होना चाहिए, जनता से पूछा जाना चाहिए कि शासन किस तरह से होना है। और जनता से पूछने का मतलब ये है कि जो लोग शासन कर रहे हैं वो उसे कौन चुने? उसे जनता चुने। ठीक है, तो ये इतने सारे साम्राज्य थे जिनमें अलग अलग भाषाएं बोली जा रही थी। ठीक है, जिनमें अलग अलग भाषाएं बोली जा रही थी, और ये सारे लोग एक साथ रह रहे थे, क्योंकि ये लोग इस तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला एक ही तत्व था, वो केवल सम्राट के प्रति निष्ठा। ठीक है, यानी कि ये सब लोग अलग अलग भाषाओं के होते हुए भी एक साथ क्यों रह रहे थे? क्योंकि ये राजा के प्रति अपनी निष्ठा को दिखाते थे। ठीक है, कि हम राजा के प्रति समर्पित हैं। जैसे अगर आप पुराने इतिहास को देखोगे तो राजा अपने आप को भगवान बताता था। ठीक है, तो राजा की बिल्कुल इतना ही सम्मान होता था जितना भगवान का। तो लोग पहले पढ़े लिखे नहीं थे, लोगों को ज्यादा ज्ञान नहीं था, तो राजा जितना चाहे उनको उल्लू बनाकर रखा राजाओं ने। जब जनसंख्या बढ़ी, जब संसाधनों की कमी बढ़ी, कुछ लोग शिक्षित होने लगे, तो लोगों ने समझा कि उनके अधिकार क्या है, राजा उन पर अत्याचार कर रहा है। तो और फिर एक उदाहरण उनको मिल गया ना फ्रांस का, उन्होंने देखा कि भाई फ्रांस वालों ने अपने आप को आजाद कर लिया तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो फिर वहां से राष्ट्रवाद की स्टार्टिंग हुई। ठीक है, तो इन सभी भाषाओं के जो क्षेत्र थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। ठीक है, किसको देखकर? फ्रांस को देखकर। देखो यहाँ तक हमने ये कहानी कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कर रहे हैं, आगे कहानी जो होगी आगे वाले जो पार्ट में रहेगी वो 1831 की, और जो मेन कहानी रहेगी 1848 की कहानी रहेगी। ठीक है, 1830 से 1848 तक की कहानी रहेगी। यहाँ जो चीजें चल रही हैं ये वाली चल रही हैं, जब नेपोलियन शासन कर रहा था, शासन में था, तब लोगों के समझ में आई कि वह उन्हें भी फ्रांस की तरह अपनी भाषा के लिए करना चाहिए। देखो ये बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है, ये आपको पूरी तरह से रटना है। ठीक है, मैं बीच बीच में आपको सन भी याद कराती जा रही हूँ, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ये मेरे याद कराने का नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा। वैसे याद हो जाएगा, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, अभी तो ये
पूरा ये 3-4 पार्ट रह गए हैं, जब मैं इन डेटों के बारे में आपको बताऊंगी तो आपको अच्छे से चीजें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। ठीक है, राष्ट्रवाद की जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई? वो हुई कुलीन वर्ग और नई मध्य वर्ग। नया मध्य वर्ग कौन सा था? जो गरीब लोग थे, उन्होंने व्यापार और शिक्षा के आधार पर अपने आप को क्या बना लिया? समर्थ बना लिया। ठीक है, शिक्षा एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल बिल्कुल गरीब आदमी है ना, जिसको कोई भी नहीं पूछ रहा समाज में, वो अपने आप को श्रेष्ठ बना लेता है शिक्षा के द्वारा। ठीक है, आप भीमराव अम्बेडकर जी का उदाहरण देख सकते हैं, बहुत सारे लोग, एपीजे अब्दुल कलाम देखिए, देश के राष्ट्रपति रहे हैं वो, और उनका अगर आप बैकग्राउंड देखो तो बहुत अमीर नहीं थे, शिक्षा के दम पर वो वहां तक पहुंच गए। ठीक है, तो शिक्षा हमें क्या बताती है? शिक्षा हमें हमारे अधिकारों को बताती है, हमारी सोचने समझने की शिक्षा ताकत को बढ़ा देती है। तो यहीं पर इस पैराग्राफ में हम यही जानेंगे, सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग था। ठीक है, आपने पढ़ा फ्रांस की क्रांति में 9th क्लास में कि 90% जो जमीनें थी वो किस पर थी? प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट पर थी, जबकि 10% जमीन किस पर थी? तृतीय स्टेट पर। लेकिन अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या किस में ज्यादा थी? तृतीय स्टेट में, है ना। तो मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली या प्रभुत्वशाली वर्ग था। कौन सा? प्रथम स्टेट। नेक्स्ट है, इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे, जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर आर पार व्यक्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। गांव उनके थे, जो प्रथम स्टेट के और कुलीन वर्ग के जो लोग थे। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था फ्रांस की क्रांति में बहुत विस्तार से 9th क्लास में, है ना। आपको याद होगा, कुछ तो याद ही होगा आपको 9th क्लास का, ऐसा थोड़ी है कि आप सारा कुछ भूल गए होगे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्ग के बीच वे फ्रांस भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, फ्रांसीसी जो फ्रेंच भाषा है, सॉरी, फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। फ्रांसीसियों की भाषा कौन सी है? फ्रेंच। ठीक है, जैसे भारत की हिंदी है। ठीक है, भारत की तो 28 है, मैंने बताया ना, हर राज्य की अपनी एक अलग भाषा है, तो हम फिक्स नहीं कर सकते कि भारत की जो भाषा है वो हिंदी है ना। भारत की कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं, अब अपने अपने राज्यों के हिसाब से बोलते हैं, लेकिन भारत के लगभग 40 या 50% हम कह सकते हैं लोग हिंदी बोलते हैं, इसलिए हिंदी को ज्यादा आपको देखने को सुनने को मिलती है टीवी में। तो इसमें ज्यादातर जो उच्च वर्ग के लोग थे वो कौन सी भाषा बोलते थे? वो फ्रेंच बोलते थे। उसके परिवार अक्सर विवाहित संबंधों से आपस में जुड़े होते थे, यानी कि कुलीन वर्ग के लोगों की जो शादी थी वो कुलीन वर्गों में होगी। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलते थे, ऐसा नहीं है कि कोई किसी से भी शादी कर रहा है। मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। ठीक है, तो बहुत कम आबादी थी कुलीन वर्गों की। जनसंख्या के अधिकांश लोग कौन से थे? कृषक थे। ये कृषक किस में आ रहे थे? तृतीय स्टेट में आ रहे थे। पश्चिम में ज्यादातर जमीनों पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्व और मध्य यूरोप में, ठीक है, पूर्व और मध्य यूरोप को मतलब आप समझ रहे हैं ना, पूर्व और मध्य यूरोप कौन सा हो गया? पूर्व हो गया ये पोलैंड, ऑस्ट्रिया, ठीक है, प्राशा, ये हो गया पूर्व। मध्य कौन से हो गए? स्विट्जरलैंड, ठीक है, ऑस्ट्रिया के भी कुछ इलाके मान लो, इटली मान लो। ठीक है, ये सारी ये आ गए आपके मध्य में, है ना। तो इस तरह से इन्होंने बोला है कि पश्चिम में ज्यादातर जमीन किराए पर और छोटे काश्तकार खेती करते थे। ठीक है, कहाँ पश्चिम में क्या आएगा? फ्रांस आ जाएगा, जर्मनी आ जाएगा। और जबकि पूर्व और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी हुई थी, जिस पर भूदास, भूदास यानी कि ऐसे मजदूर जिनके पास खुद की खेती नहीं है, वो जो दूसरों के खेतों में काम कर रहे हैं, उनको बोलेंगे भूदास। जैसे गांव में किसी के पास 20 बीघे जमीन है, तो उसको वो 20 बीघे जमीन खुद तो नहीं करेगा, खुद तो उस पर पानी नहीं लगा लेगा अकेला, खुद वो उसमें खुद भी नहीं चला लेगा, मतलब नराई नहीं कर लेगा, बीज नहीं डाल सकता, तो खुद तो एक व्यक्ति तो नहीं पूरे खेत को देख सकता, तो वो क्या करता था? वो नौकर रखता था। ऐसे नौकर जिनके पास खुद के पास खेत नहीं थे, तो वो दूसरों के खेतों में काम करते थे और पर डे का या महीने का कुछ पैसे लेते थे। ठीक है, तो उनको बोला गया भूदास, खेती करते थे। और ये भूदास कौन से थे? ये तृतीय स्टेट में आते थे, है ना। आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया 9th क्लास में, अगर आपने नहीं देखी है ना वो फ्रांस वाला चैप्टर, तो अगर यहाँ पर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है तो आप एक बार क्या करना, जो फ्रांसीसी क्रांति का जो चैप्टर है, उसका आप जो पूरे चैप्टर की मैंने कहानी सुनाई है ना, बस कहानी कहानी सुन लेना। ठीक है, तो 45 मिनट या 1 घंटे की होगी वो कहानी, तो उस कहानी को सुन लेना, उस कहानी को सुनकर आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है, पश्चिम और मध्य यूरोप के हिस्से में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्य वर्गों का उदय हुआ। ठीक है, क्या हुआ कि
पश्चिम और मध्य यूरोप में, ऑस्ट्रिया वगैरह, जो इटली वगैरह है, वहां पर क्या हुआ, फ्रांस वगैरह में, कि उत्पादन बढ़ने लगा, व्यापार बढ़ने लगा और शहरों का निर्माण होने लगा। शहर में मेन चीज क्या होती है, शहर में फैक्ट्रियां होती हैं, शहर में मार्केट होती हैं बड़ी बड़ी, है ना, ये चीजें होती हैं। तो शहरों का निर्माण यहीं से हुआ जहां से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। ठीक है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है, इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ। देखो 18वीं सदी का दूसरा भाग क्या हो गया, 18वीं सदी का मतलब हो गया, इसमें 18वीं सदी का सीधा सीधा मतलब हो गया 18 प्लस, सॉरी 17 प्लस, सॉरी सॉरी 17 प्लस हो गया, क्या हो गया 17 प्लस, 18वीं शताब्दी। ठीक है। और इन्होंने बोला है कि 18वीं सदी के दूसरा भाग, दूसरा भाग का मतलब हो गया 1750 में, 1750 के आसपास क्या हुआ कि इंग्लैंड में औद्योगिकरण शुरू हुआ। औद्योगिकरण मतलब, क्योंकि 18वीं शताब्दी के शुरू में, ठीक है, यानी कि 1705 में, 1710 में क्या हुआ, वहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ने लगी। अब जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उसको पहनने के लिए कपड़े चाहिए, ठीक है, उसको यूज करने के लिए सामान चाहिए, उसको बेड चाहिए, सोफा चाहिए, पंखा चाहिए, है ना, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, तो सारी चीजें उनको चाहिए, साबुन चाहिए नहाने के लिए, खाने पीने का सामान चाहिए। तो उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए नई नई फैक्ट्रियां खुलने लगी, क्योंकि जो भी सामान बन रहा है वो सारा बिक रहा है, तो और ज्यादा सामान तैयार होने लगा फैक्ट्रियों में, है ना। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से औद्योगिकरण हुआ, यानी कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुलने लगी और उनमें मजदूर काम करते थे। लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं सदी के दौर तक ही रहा। ठीक है। 19वीं सदी के दौरान ही हुआ, सॉरी दौरान ही हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, फ्रांस में और जर्मनी में। 19वीं सदी के दौरान का मतलब हो गया 18 प्लस। ठीक है। यानी कि 50 साल बाद उद्योग क्रांति कहाँ हुई, फ्रांस में और जर्मनी में। जब लोगों ने देखा कि इंग्लैंड की बहुत तरक्की हो रही है, ठीक है, 1750 से 1718, सॉरी 1750 से 1800 तक के टाइम में, जब इन्होंने, फ्रांस ने देखा होगा, जर्मनी ने देखा होगा, तो इन्होंने देखा होगा कि भाई ये तो बहुत सही व्यापार करके पैसे कमा रहा है, हम भी कमा सकते हैं। तो फिर इन्होंने भी ये मॉडल अपनाया और उनके यहाँ भी औद्योगिक क्रांति का दौरान कब आया, कब दौर शुरू हुआ, 19वीं सदी में, यानी कि 18 प्लस में। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग वर्ग जो उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने। ठीक है। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशक तक छोटा था। यानी कि पहले जो मध्य वर्ग था वो कम था, ठीक है, और गरीब लोग ज्यादा थे। लेकिन धीरे धीरे जब औद्योगिक क्रांति हुई तो क्या हुआ, ये व्यापारी लोगों के पास पैसा आना शुरू हो गया, ये भी धनी हो गए। ठीक है। कुछ लोग जो धनी हुए वो व्यापार की वजह से हो गए, कुछ लोग किसकी वजह से धनी हो गए, शिक्षा की वजह से, क्योंकि वो पढ़ने लिखने लग गए, तो उन्होंने शिक्षा ग्रहण कर ली, शिक्षा ग्रहण कर ली तो उनको जॉब मिली अच्छी। तो फिर जब एक पीढ़ी के लोग पूरी जिंदगी जॉब करेंगे तो उनके पास पैसा आ जाएगा, तो फिर वो अमीर हो जाएंगे। ठीक है। मध्य और पूर्व यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशक तक छोटा था। कुलीन विशेष अधिकारों की समाप्ति के बाद, ठीक है, जो सारी लड़ाई हुई थी फ्रांस में वो किसके ऊपर हुई थी, कुलीन वर्ग के ऊपर हुई थी, कि भाई कुलीन वर्ग ना तो टैक्स दे रहा है ना कुछ कर रहा है, और सारे जो पूरे मजे हैं वो कौन ले रहा है, वो कुलीन वर्ग ले रहा है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में कौन है, स्टेट, तृतीय स्टेट है। क्यों है तृतीय स्टेट, उससे टैक्स भी लिया जा रहा है, उसको कोई सुविधा भी नहीं मिल रही है, जबकि कुलीन वर्ग को सुविधा सारी है और टैक्स बिल्कुल नहीं देना। तो फिर क्या हुआ, कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति हुई थी। और समाप्ति कब हुई थी, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है। और वहां से फ्रांस की क्रांति में जो क्रांति हुई थी वो इसी के ऊपर हुई थी कि भाई टैक्स या तो सब दो या तो फिर कोई मत दो, है ना। और अमीर लोग तो टैक्स नहीं दे रहे, गरीब लोग टैक्स दे रहे हैं, इस बात पर लड़ाई हुई थी। तो फिर ये विशेषाधिकार खत्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। अब जो राष्ट्रीय एकता की जो भावना आई, यानी कि जो राष्ट्रवाद की जो भावना आई, ठीक है, राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय भावना की, राष्ट्रवाद की जो भावना या फिर राष्ट्रीय एकता एक ही बात है, ठीक है। तो राष्ट्रवाद की जो भावना आई वो कहाँ से आई, वो मध्य वर्ग लोगों के बीच में आई। कैसे आई, कि उन्होंने कहा कि भाई कुलीन वर्ग को सारे अधिकार क्यों, हमें क्यों नहीं, है ना। तो अधिकार किसको मिलने चाहिए, सारे को मिलने चाहिए। जो शिक्षित लोग थे, जो अमीर लोग थे, अमीर हो गए बाद में, जो शिक्षित लोग थे वो फिर किसका साथ देने लगे, गरीबों का साथ देने लगे, कि भाई गरीबों को के साथ हम अन्याय नहीं कर सकते, उनसे इतना ज्यादा टैक्स नहीं ले सकते। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रवाद की भावना की जो शुरुआत हुई, वो हम ये भी मान सकते हैं कि ये औद्योगिक क्रांति की वजह से हुई। क्योंकि जो नीचे तबके के लोग थे, जो तृतीय स्टेट के लोग थे,
वो जब व्यापार में आए, जब उन्होंने उद्योग खोले तो उनके पास पैसा आया, तो फिर वो अपनी बात रखना उन्होंने शुरू करा। ठीक है। नेक्स्ट है उदारवादी राष्ट्रवाद से के क्या क्या मायने थे। अब देखो, उदारवादी लोग कौन बने? जो तृतीय स्टेट के लोग थे। ठीक है। कौन? जिनके पास बाद में पैसा आ गया था या जिनके पास एजुकेशन थी। तो जब एजुकेशन आती है तो आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई आपके साथ अत्याचार क्यों। ठीक है। केवल इस आधार पर कि आपका जन्म तृतीय स्टेट में हुआ है और एक दूसरा बच्चा है उसका जन्म जो है वो प्रथम स्टेट में हुआ है, तो वो मजे से जिएगा, ऐसा थोड़ी ना। तो अब देखो, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे राष्ट्रवादी, सॉरी, उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। यानी कि उदारवादियों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। ठीक है। अब पहले आप जानिए कि उदारवादी कौन लोग थे। उदारवादी वो लोग थे जो इन तीनों स्टेटों की क्या करते थे, इन तीनों स्टेटों का बहिष्कार कर रहे थे। ठीक है। वो क्या कह रहे थे कि प्रथम द्वितीय तृतीय स्टेट नहीं होने चाहिए, गरीब अमीर कुछ नहीं होना चाहिए, सब बराबर होने चाहिए, टैक्स देंगे सब देंगे, टैक्स नहीं देगा तो कोई नहीं देगा। ठीक है। भेदभाव नहीं होना चाहिए गरीब अमीर के बीच में, है ना। तो जो ये लोग थे, उदारवादी लोग थे, वो ऐसा मानते थे कि भेदभाव ही खत्म होना चाहिए, सब समान है, सबको पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, सबको बराबरी का अधिकार होना चाहिए, सब लोग जमीन खरीद सकते हैं, ये सारे अधिकार मिलने चाहिए। साथ ही पहले तृतीय स्टेट के लोग जो थे उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था, लेकिन जो उदारवादी लोग थे वो क्या बोल रहे थे कि भाई तृतीय स्टेट के लोगों को भी क्या दो, वोट डालने का अधिकार दो। उस पर इन्होंने कंडीशन भी लगाई थी, मैंने 9th क्लास में पढ़ाया था। क्या कंडीशन लगाई थी? जिसके पास 3 दिन की दिहाड़ी, मतलब 3 दिन की मजदूरी के बराबर एक दिन, वो 3 दिन की मजदूरी के बराबर जो आदमी टैक्स देगा, है ना, वो क्या वो वोट डाल सकता है। ठीक है। प्लस उसकी उम्र 25 साल होनी चाहिए, उसके पास कोई जमीन या घर होना चाहिए, और उसमें भी 25 साल का हो, घर या जमीन हो उसके पास, और उसकी जो आमदनी है वो इतनी हो। ठीक है। या मतलब 3 दिन की दहाड़ी के बराबर वो टैक्स भरता हो। तो ये इतनी सारी कंडीशन थी, जो इन सारी कंडीशन को पूरा करते थे वो वोट डाल सकते थे। ठीक है। तो ये जो उदारवादी लोग थे, इन्होंने बोला कि भाई वोट डालने का अधिकार तृतीय वर्ग के लोगों को भी होना चाहिए। पहले नहीं था, लेकिन उदारवादियों ने करा। ठीक है। उदारवादी क्या कर रहे थे कि जो रूढ़िवादी थे ना, रूढ़िवादी कौन थे? रूढ़िवादी वो लोग थे जो राजा की हामी हामी मिलाते थे, जिनको जिनको अच्छा लगता था कि राजा का बेटा राजा, उसके बाद उसका बेटा राजा, उसके बाद उसका राजा। ठीक है। वो क्या करते थे कि मंत्री है दरबार में, और मंत्री का बेटा फिर मंत्री बनेगा, उसका बेटा फिर मंत्री बनेगा। मतलब कुछ ही लोग थे, ठीक है, 1500 जो लोग थे वही जुड़े हुए थे, और लास्ट तक उनको ही जॉब मिलती रहेगी, है ना, हमेशा उनको ही मिलती रहेगी, उनके परिवार के लोगों को ही जॉब मिलती रहेगी, सरकारी नौकरी मतलब। ठीक है। मंत्री वही बनेंगे, वही राजा बनेंगे, वही पादरी बनेंगे, सब कुछ वही बनेंगे। तृतीय स्टेट के लोगों को कहीं कुछ नहीं था। लेकिन उदारवादी क्या कर रहे थे कि रूढ़िवादियों से ये अधिकार मांग रहे थे, राजशाही लोगों से ये अधिकार मांग रहे थे कि हमको भी बराबरी का अधिकार चाहिए। ठीक है। लेकिन जो उदारवादी थे ये भी पूरी तरह से, आप बोल सकते हैं ये पूरी तरह से वैसे नहीं थे जैसे आजकल समाज चल रहा है। उदारवादी वोटिंग चाहते थे, यानी कि वोट डालने की सुविधा सबको मिले, ये चाहते थे। लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि जो अनपढ़ है उनको भी मिले। ठीक है। वो ये नहीं चाहते थे कि स्त्रियों को भी वोट डालने की अनुमति मिले, वो ये नहीं चाहते थे। ठीक है। मतलब रूढ़िवादियों से कुछ ठीक थे उदारवादी। उदारवादी कुछ रूढ़िवादियों से ठीक थे, लेकिन सबसे अच्छे, अगर समाज के, आज के समाज की मैं निर्माता की बात करूं, जैसा समाज आजकल आपको भारत में देखने को मिल रहा है, वो कौन थे? वो रेडिकलवाद थे, रेडिकल्स थे। ठीक है। वो कौन थे? रेडिकल्स थे। उनको बोलते हैं अमूल परिवर्तनवादी। ठीक है। लिबरल्स किसको बोलते हैं? जिसके बारे में मैंने अभी बोला है कि वो रूढ़िवादियों जैसे नहीं थे, लेकिन रूढ़िवादियों से कुछ ठीक थे। मतलब वो चाह रहे थे कि जो अधिकार है वो थोड़े थोड़े समय बांट दो, लेकिन वो ये नहीं चाह रहे थे कि पूरा समाज एक जैसा हो, यानी कि महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार हो, वो ये नहीं चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि सब लोगों के साथ सब लोग वोट डाल सकें, सब लोग पढ़ सकें। वो चाहते थे कि जो पैसे वाले लोग हैं वो वोट डालें, मतलब थर्ड स्टेट के भी वही लोग वोट डालें जो पढ़े लिखे हैं, पैसे वाले हैं, वो उनकी विचारधारा थी। ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही है। यूरोप में 19वीं सदी की शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवादियों से करीबी से जुड़े थे। ठीक है। राष्ट्रीय एकता मतलब राष्ट्र की भावना, यानी कि राष्ट्रवाद। ठीक है। राष्ट्र एकता या राष्ट्रवाद एक ही बात है। ठीक है। नेक्स्ट है उदारवादी, यानी लिबरलिज्म शब्द लातीन भाषा के मूल लिबरल पर आधारित है, जिसका अर्थ है आजाद। ठीक है। यानी आजादी। नए वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था
व्यक्तियों के लिए आजादी और कानून के समक्ष बराबरी। ठीक है, मतलब ये कानून के समक्ष बराबरी चाहते थे। ये चाहते थे कि तृतीय स्टेट के लोगों को पढ़ने की अनुमति हो, पर ये नहीं चाहते कि सब लोग वोट डालें। मतलब इन्होंने भी क्राइटेरिया बना रखा था कि इतने लोग वोट डालेंगे। और जो पूरी तरह से आज के समाज की बात कर रहे थे कि भाई सबको वोट डालने का अधिकार हो, सबको पढ़ने का अधिकार हो, स्त्रियों को भी पढ़ने का अधिकार हो, स्त्री भी क्या करते हैं, जॉब कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं जो पुरुषों को अधिकार है। वो कौन थे? वो अमूल परिवर्तनवादी थे, यानी वो रेडिकल्स थे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं, राजनीतिक रूप से उदारवादी एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हुई हो। यानी कि ये क्या चाहते थे कि ये चाहते थे कि लोगों का भी हस्तक्षेप होना चाहिए, जो सरकार सत्ता में लोग हैं उनके प्रति। यानी कि ऐसा नहीं है कि जिसका राजा का बेटा राजा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या चाहते थे कि जनता से भी पूछा जाए कि क्या होना चाहिए देश के लिए। कोई भी बड़े निर्णय ले रहे हो तो जनता से पूछा जाए। जनता से पूछा जाए मतलब संसद टाइप की व्यवस्था होनी चाहिए, पहले वहां पर नहीं थी संसद टाइप की व्यवस्था। तो ये कह रहे थे कि संसद जैसी एक व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें जनता की भी भागीदारी हो, मतलब जनता से भी पूछा जाना चाहिए। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद, निरंकुश शासक शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति उन्होंने कर दी। जब क्या हुआ था, जब 1798 में, ठीक है, 1789 में जब क्रांति हुई, ठीक है, और बाद में क्या हुआ, राजा का सर कलम करके गिलोटिन पर उसको चढ़ा दिया था। तो क्या हुआ था, 72 में रोबेस्पियर की सरकार आई थी, है ना। 72 में किसकी सरकार आई थी? रोबेस्पियर की। तो उसने क्या किया था, उसने सबको वोट डालने का अधिकार दे दिया था। ठीक है, उसने क्या किया था, उसने रोबेस्पियर की सरकार ने क्या किया था, फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवादी निरंकुश शासक, यानी कि जो शासन कर रहे थे, जो जनता के बारे में नहीं सोचते थे, जनता को नहीं मानते थे, ठीक है, जब मन आया जब उन पर टैक्स लगा दिया, जब मन आया जो काम कर रहे, उन पर कहीं ना कहीं अंकुश लगा दिया गया फ्रांसीसी क्रांति के बाद। ठीक है, जो पादरी वर्ग को विशेष अधिकार मिले हुए थे वो समाप्त कर दिए। विशेष अधिकार कौन से मिले हुए थे? कि जो पादरी वर्ग के लोग हैं वो टैक्स नहीं देंगे, ठीक है, उनको विशेष सुविधाएं मिलेंगी, उनको टैक्स फ्री रहेंगे, वो उनको घर फ्री में मिलेगा, उनको ये सब फ्री में मिलेगा। तो ये जो विशेष अधिकार थे ये पूरी तरह से समाप्त कर दिए थे। संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। ठीक है, तो उदारवादियों ने क्या बोला कि भाई एक संसद जैसी चीजें होनी चाहिए, ठीक है, संसद होनी चाहिए और उसके हिसाब से सरकार चलनी चाहिए। ठीक है, बस देखो, बस एक बहुत छोटा सा अंतर है, ध्यान रखना। उदारवादी रूढ़िवादियों से अच्छे थे। रूढ़िवादी कौन से थे? रूढ़िवादी वो लोग थे जो राजा की प्रशंसा करते थे, राजा के तौर तरीकों में उसका साथ देते थे, और सारी चीजें वो ऐसे ही चाहते थे जैसे चल रही है, मतलब राजा का बेटा राजा, ऐसा चाहते थे। उदारवादी क्या चाहते थे कि भाई थोड़े थोड़े अधिकार सबको होने चाहिए, जनता से पूछा जाना चाहिए कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, टैक्स लगाने से पहले। और उदारवादी इस चीज के पूरी तरह से विरोध में थे कि पादरी वर्ग को ये विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए, प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों को ये विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए कि वो अपनी चलाएं, या फिर वो कोई भी टैक्स लगा दें जनता पर, या फिर उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। ठीक है, प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो वो क्या कह रहे थे कि भाई टैक्स सबसे लिया जाना चाहिए, उदारवादी लोग कह रहे थे। फिर उदारवादी लोग कह रहे थे कि जो पढ़े लिखे लोग हैं तृतीय स्टेट में, उनको भी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहे थे उदारवादी, है ना, महिलाओं की बात नहीं कर रहे थे उदारवादी की महिला भी वोट डाल सकती, वो बात नहीं कर रहे थे उदारवादी। लेकिन जो अमूल परिवर्तनवादी थे, जो रेडिकल्स थे, उन्होंने बोला कि सबको किया जाए। और जब रोबोस्फियर की सरकार आई तो उसने सबको ये अधिकार दिए, ठीक है, सबको वोट डालने का अधिकार मिला। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्तियों के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देते थे। यानी कि उदारवादी क्या कह रहे थे कि निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता दे रहे थे कि ठीक है, अनिवार्य रूप से निजी संपत्ति रख सकते हैं, लेकिन यह जरूरी था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। ठीक है, यानी कि कानून के समक्ष क्या हो, सब बराबर हो, सबको वोट डालने का अधिकार हो। आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांसीसी उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। ठीक है, सबसे पहले अगर हम पूरी दुनिया में बात करें, सबसे पहले प्रजातंत्र कहाँ स्थापित किया गया? फ्रांस में। ठीक है, और फ्रांस के बाद अमेरिका में। तो दुनिया का सबसे पहला प्रजातांत्रिक देश कौन बना था? फ्रांस बना था। उसके बाद बना था अमेरिका, क्योंकि जब जो फ्रांस था, फ्रांस का उपनिवेश कहाँ चल रहा था? अमेरिका में चल रहा था। ठीक है, यानी कि फ्रांस के लोग अमेरिका में भी शासन कर रहे थे, जैसे अंग्रेज हमारे यहाँ शासन कर रहे थे, वैसे फ्रांस के लोग अमेरिका में शासन कर रहे थे। तो फिर अमेरिका वाले लोगों ने बोला कि भाई जैसे उनके यहाँ व्यवस्था है ना फ्रांस के यहाँ, वैसे ही हमें भी चाहिए। ठीक है, तो प्रजातंत्र सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ? सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ।
ठीक है, और वहां मत देने और चुनने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। मैं बोल रही हूँ ना कि उदारवादी चाहते थे कि कानून सबके लिए समान हो। उदारवादी चाहते थे कि जो विशेष अधिकार मिले हुए हैं प्रथम और द्वितीय स्टेट को वो ना मिले, वो सबको बराबर अधिकार मिले। लेकिन वो ये चाहते थे कि जिनके पास पैसा है, तृतीय स्टेट के लोगों के पास भी जिनके पास पैसा है, जो शिक्षित है, केवल वो वोट डाल सकें। ठीक है, नेक्स्ट है संपत्तिहीन पुरुष और सभी महिलाएं, महिलाएं सभी, ठीक है, चाहे अमीर महिलाएं चाहे गरीब महिलाएं, सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया, यानी कि वोट डालने का अधिकार नहीं था। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी व्यस्त पुरुषों को मत अधिकार प्राप्त था। थोड़ा समय का मतलब है रोबेस्पियर की सरकार कितने दिन चली, 1792 से 1794 तक, ठीक है, 1792 से 1794 तक चली। ठीक है, तो 2-3 साल का जो समय था, जो रोबेस्पियर का समय था, उसने सबको अधिकार दे दिए थे कि भाई सब लोग वोट डाल सकते हो। केवल थोड़े समय के लिए ही, ये जो जैकोबिन क्लब का ही था रोबेस्पियर, शासन के समय सभी व्यस्त पुरुषों को मत अधिकार प्राप्त था। मगर नेपोलियन की संहिता, जब देखो नेपोलियन आया 1905 के लगभग, ठीक है, आपके बुक में दे रखा है 1904 में, जब नेपोलियन ने संहिता बनाई, मतलब नियम बनाए लोगों के लिए, तो नेपोलियन संहिता ने ये सारे अधिकार वापस कर लिए थे कि भाई सबको वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए, केवल पढ़े लिखे लोगों को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए और महिलाओं को वोट डालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये नेपोलियन की सोच थी। वापस ले लिए वो सारे अधिकार। उसने महिलाओं को एवियक्स दर्जा देते हुए उन्हें पिता और पति के अधीन कर दिया। ठीक है, उसने वापस से क्या बोला कि अगर शादी से पहले किसके अधीन रहोगी, पिता के अधीन, यानी कि पिता के साय में पलोगी बढ़ोगी, उनके आदेश का पालन करोगी, और शादी के बाद पति, ठीक है, उसके अधीन कर दिया। संपूर्ण 19वीं सदी और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। ठीक है, उसके बाद में बहुत सारे सालों में आंदोलन चलते रहे, 20वीं शताब्दी में भी चले, और 20वीं शताब्दी के अर्धांश तक, यानी कि 20वीं शताब्दी का मतलब हो गया 19+, ठीक है, तो 1950 के आसपास लगभग सभी देशों में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। ठीक है, 1936 के आसपास फ्रांस में मिला था। ठीक है, उसके बाद नहीं, सबसे पहले शायद इंग्लैंड में मिला था, फिर फ्रांस, फिर मतलब इस डेट के आसपास ही महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला है विश्व में। ठीक है, वो 9th क्लास में हमने बहुत विस्तार से पढ़ा था। नेक्स्ट इसमें दे रखा है आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, बाजारों की मुक्त और चीजें तथा पूंजी के आगमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करने के पक्ष में था। कौन था? नेपोलियन की बात हो रही है। ठीक है, नेपोलियन को भी इन्होंने उदारवादी माना है ना। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, यानी कि आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद के जो नियम थे वो क्या थे, उदारवादियों की सोच क्या थी आर्थिक क्षेत्र में, तो कैसी थी? बाजारों की मुक्ति, यानी कि बाजारों को राजा से मुक्त किया जाए। दूसरा है और चीजों तथा पूंजियों के आगमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करने के पक्ष में था, यानी कि इस पर राजा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, चीजों किसी भी चीज के रेट वगैरह पर। ठीक है, 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्ग की यह जोरदार मांग थी। आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मनी भाषा इलाकों का उदाहरण लें। ठीक है, नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अगिनत, यानी कि गिन नहीं सकते उतने सारे छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। ठीक है, क्या बना? नेपोलियन ने बनाया, अपने देश को छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया था, और उसने क्या बनाया था? एक महासंघ बनाया था। कितने का? 39 राज्यों का। इसमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी, मतलब सबका अपना अलग अलग हिसाब था। जैसे अब भारत में चल रहा है ना, बहुत सारे राज्य हैं, खैर नापतोल की प्रणाली एक ही है लेकिन राज्य बहुत सारे हैं, तो उसने क्या किया, अच्छे से शासन चलाने के लिए उसने अलग अलग उसमें बांट दिया था। इसमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल की प्रणाली थी। 1833 में हेम्सबर्ग से न्यूरेवर्ग मतलब ये दोनों जगह के नाम है, ठीक है, जाकर अपना माल बेचने वाले व्यापारियों को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था, यानी कि 11 स्टॉप ऐसे होते थे जहां पर उनको टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, कोई व्यक्ति हेम्सवर्ग से न्यूरे वर्ग तक जा रहा है अपना माल बिकने, तो उसको 11 चेक पोस्ट से गुजरना है और हर किसी पर उसको सीमा शुल्क देना है, और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था।
शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाया जाता था। ठीक है, किसके समय में? ये हम बात कर रहे हैं, देखो अ, हम अ, हम 19वीं सदी से पहले वाले भाग में जर्मनी भाषी इलाकों का उदाहरण लें। ठीक है, यानी कि जो जर्मनी भाषा बोलते थे 19वीं शताब्दी से पहले, ठीक है, उनकी बात हो रही है। तो 19वीं शताब्दी से पहले यानी कि 18 प्लस, ठीक है, तो उस समय क्या व्यवस्था थी उसकी बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, हर बार 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन आकार के अनुसार लगाए जाते थे, क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल व्यवस्था थी। ठीक है, जो उसने 39 राज्य बनाए थे, किसने? नेपोलियन ने। उनकी सबके अलग अलग व्यवस्था थी। अब उसके हिसाब से क्या हो रहा था, हिसाब लगाने में समय लगता था, क्योंकि सबके नाप तोलने का तरीका अलग था। ठीक है, हर जगह सीमा शुल्क भी अलग अलग था। नेक्स्ट है, मसलन कपड़े को नापने के पैमाने एलए था, जिसकी लंबाई हर जगह बदलती और घटती बढ़ती रहती थी। अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता है, मतलब ये जगह का नाम है, तो वो कितना है? 54.7 सेंटीमीटर मिलता था। मेंज दूसरी जगह है, मेंज में अगर खरीदा जाता है तो 55.1% सेंटीमीटर मिलता था। ठीक है, और अगर न्यू रे वर्ग में खरीदा जाता है तो 65.6 सेंटीमीटर मिलता था। मतलब ये अलग अलग उनका हिसाब किताब था। तो इसमें क्या होता था, बहुत परेशान होते थे लोग। नए वाणिज्य वर्ग ऐसी स्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बंधक मानते थे। ठीक है, लोगों को लगता था कि यार ये तो गड़बड़ है, कि भाई टैक्स लेना तो एक बार ले लो, और फिर हर पोस्ट पर रुकना है। ठीक है, हर चेक पोस्ट पर रुकना है, और फिर क्या करना है, हर बार कपड़े की नपाई होनी है, और सबके पैमाने अलग अलग हैं। फिर वो पैमाने याद रखने हैं कि भाई इनके यहाँ, इनके क्षेत्र में कौन सा पैमाना चलेगा, इनके क्षेत्र में कौन सा चलेगा, इनके क्षेत्र में कौन सा चलेगा, और उसके हिसाब से फिर पैसे देने पड़ते थे। तो इससे क्या होता था, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता था और लोगों को प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था, जहां वस्तुओं वस्तुओं लोग और पूंजी का आगमन बाधा रहित हो। ठीक है, 1834 में प्रासा प्रासा यानी कि जर्मनी, ठीक है, प्रासा पहले बहुत बड़ा था। बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मेनली ये बहुत कम हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी कम हो गया था। फिर प्रथम विश्व युद्ध के बाद हमने पढ़ा था ना, उसमें एनसीईआरटी में पढ़ा था 9th क्लास में, कि क्या हुआ, जो हिटलर ने जितने भी क्षेत्र जीते थे उनको छीन लिया था। ठीक है, और संधि हुई थी, वर्साई की संधि हुई थी, और उसके बाद फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो ये जो प्राशा है, ये क्या था? इस जर्मनी ही था। ठीक है, जर्मनी को ही प्राशा बोला गया है। मतलब पहले उसको प्राशा बोलते थे, बाद में इसका नाम जर्मनी पड़ गया। की पहल पर एक शुल्क संघ जय वेरान स्थापित किया गया। ठीक है, मतलब इन सबको हटाकर प्रासा में पहल पर, यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, प्रासा में 1834 में एक शुल्क संघ जैब वेराइन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मनी राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी। ठीक है, इससे पहले 30 से ऊपर थी। मतलब इन्होंने क्या किया, मुद्रा, बहुत प्रकार की मुद्रा चलती थी पहले। ठीक है, पहले कितनी मुद्रा चलती थी? 30। जैसे हमारे यहाँ मुद्रा चल रही है, उसी तरह से हमारे यहाँ एक मुद्रा चल रही है। उनके यहाँ कौन सी थी? 30। मतलब हर राज्य की अपनी अलग अलग थी। ठीक है, 39 उसने राज्य बनाया, हर राज्य की अलग थी। तो उन्होंने क्या कर दिया, 2 मुद्राएं कर दी। और उन्होंने क्या किया, ये जो सीमा, जो शुल्क वगैरह थे, उन सबको एक कर दिया। जैसे हमारे यहाँ अब क्या हुआ है, पहले बहुत सारे टैक्स लगते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग लगा रही है, स्टेट गवर्नमेंट अलग लगा रही है, स्थानीय जो सरकारें थी, जो ग्राम पंचायतें थी, वो अलग लगाती थी। अब क्या कर दिया है, एक हो गया है, अब जीएसटी हो गया है। हर चीज पे आपको जीएसटी देना है। अब सरकारें अपना आप बांट लेती है कि इतने परसेंट केंद्र सरकार लेगी, इतने परसेंट राज्य सरकार लेगी। आपको पता नहीं चलता है, लेकिन आप कुछ भी सामान खरीदते हो उस पर जीएसटी लगता है। तो ऐसी सी कुछ व्यवस्था किसने बनाई थी? नेपोलियन ने बनाई थी। इसके अलावा रेल के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण की सहायता के सहायक बनाया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने और मजबूत कर दिया। यानी कि जो राष्ट्रवाद की भावना लोगों के बीच में थोड़ी थोड़ी पनपने लगी थी, कि अपनी भाषा पर जोर देने लगे, अपनी संस्कृति पर जोर देने लगे, अपने लोगों को अपना मानने लगे। ठीक है, कि भाई इस क्षेत्र विशेष के लोग हमारे अपने हैं। तो ये जो भावना थी, ये कहीं ना कहीं और ज्यादा पनपने लगी। किसकी वजह से? एक तो उद्योग क्रांति की वजह से, दूसरा किसकी वजह से, ये राष्ट्र भावना किसकी वजह से मतलब उभरी और ज्यादा पनपी? ये पनपी कि जब यातायात का साधन हो गया।
अब रेलवे लाइन बिछ गई, ठीक है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाना आसान था, ठीक है, तो अपने विचार भी इधर से उधर पहुंच सकते थे, तो कहीं ना कहीं इसको और हवा मिली। अब जैसे हमारे यहाँ सोशल मीडिया है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, अब जैसे पाकिस्तान के साथ हमारा थोड़ा सा विवाद चल रहा है ना, अब कोई भी खबर है सोशल मीडिया में पड़ी हुई है कि भाई वहां पर आतंकवादी हमला हुआ पहलगांव में, 28 लोग मारे गए और ये गलत बात है, तो ये किसने कराया, ये पाकिस्तान ने कराया और पाकिस्तान के खिलाफ हमें कार्रवाई करनी चाहिए, तो ये सारी चर्चा चल रही है। देखो 2021 में जब चाइना ने हमारे ऊपर कब्जा करने की कोशिश की थी लद्दाख में, तो क्या हुआ, भारत ने चाइना के माल को बाइकआउट कर दिया, वहां की जनता ने बाइकआउट कर दिया, तो एक ये जो तंत्र जुड़ा, ये जो लोगों में राष्ट्र की भावना आई कि भाई जो हमारे देश का दुश्मन है चाइना, हम उसका सामान भी नहीं खरीदेंगे, ठीक है, चाइना के सामान के जो रेट थे वो ऑटोमेटिक गिर गए, ठीक है, चाइना की जो ऐप थी टिकटॉक वो बैन हो गई भारत में, और चाइना की जितनी भी चीजें थी हर चीज का भारतीयों ने बहिष्कार किया और आज भी कर रहे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं नींव पड़ गई कि भाई चाइना की कोई सामान मत खरीदो, चाइना हमारे देश के साथ इतना गलत कर रहा है, ठीक है, चाइना की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो हमारे देश को के कोई क्षेत्र को कब्जाने की कोशिश कर रहा है, लद्दाख को, ठीक है, तो वहां से क्या हुआ, राष्ट्र की भावना जागृत हुई, किसकी वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि टीवी में खबर आ रही है हम सुन रहे हैं, फेसबुक पे हम देख रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पे सारी खबरें आ रही हैं, तो हम लोग एकजुट हो गए और एकजुट होकर हमने चीन का बहिष्कार किया, और हमारी जो भारत सरकार है, हमारी जो इंडियन आर्मी है, मेन जो प्ले था इसमें इंडियन आर्मी का था, इंडियन आर्मी ने पूरी साहस के साथ उनको पीछे धकेल दिया चीनियों को, फिर चीनियों को समझ में आया कि भाई हमारा बहिष्कार भी हो रहा है, ये सेना भी हमें मार रही है और भारत के लोग हमको भारत के लोग हमारा कोई सामान नहीं खरीद रहे हैं, तो हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए उसने युद्ध का जो उसके दिमाग में चल रहा था वो खत्म कर दिया, ठीक है, हमारी राष्ट्रीय भावना को देखकर, ठीक है, अगर हम आपस में ही लड़ते रहते हैं, हम कहते हैं कि नहीं हम तो चाइनीज माल खरीदेंगे, मत खरीदो तुम लोग, हम तो चाइना को सपोर्ट करेंगे, अगर आधे लोग चाइना को सपोर्ट करते तो चाइना की हिम्मत बढ़ जाती और वो हमारे लद्दाख पर चढ़ाई कर देता, लेकिन चाइना भी टूटने लगा क्योंकि हम लोग एकजुट रहे, हम लोगों ने ठान लिया कि अब तो चाइना का बहिष्कार करना ही है, ठीक है, टिकटॉक बैन हुई, बहुत सारी ऐप थी चाइनीज, 100 से ऊपर ऐप थी वो सब बैन हो गई भारत में, है ना, तो उसी तरह से क्या हुआ, जब रेलवे लाइन बिछी यहाँ पर यूरोप में, तो जो विचार थे, जो राष्ट्रवादी विचार थे, ठीक है, जो राष्ट्रवाद था उसको और बढ़ावा मिला, लोग एक दूसरे से मिलने लगे, एक दूसरे से अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे, वो समझने लगे कि भाई ये हमारे अपने लोग हैं, हमें इनका साथ देना है ना, तो राष्ट्र की भावना जागृत हुई। अब देखो हमारे देश में राष्ट्र की जो भावना है वो बिल्कुल एकदम क्या बोले कि इससे ज्यादा किसी देश में नहीं देखी जा सकती जैसा अब हमारे देश में है। देखो पहले चाइना से हमने बदला लिया कि हमने उसका बहिष्कार कर दिया, फिर उसको समझ आया कि भाई मेरा तो बहुत बड़ा मार्केट खराब हो गया, भारत को मैं बहुत सारा सामान बेच रहा था, होली दिवाली भी पे भी उसी से सामान आ रहे थे, रंग भी उसके ही आ रहे थे, ठीक है, और सुरी पटाखे भी उसके ही आ रहे थे, यहाँ तक कि भारत में जो स्वतंत्रता दिवस बनाया जाता है उसका भी सामान उसके यहाँ से ही आ रहा था, तो सबका बहिष्कार हुआ। अब वैसा ही हम किसके साथ कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के सारे जो एक्टर्स हैं वो भारत में बैन हो गए, ठीक है, उनके सारे सोशल मीडिया अकाउंट बैन हो गए, भाई भारत में कि कोई भी लोग ना तो पाकिस्तानी मूवी देखोगे, ना नाटक देखोगे, ना कुछ देखना हमें, क्योंकि तुम हमारे हमारे देश में क्या कर रहे हो, आतंकवाद फैला रहे हो, ठीक है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आतंकवादी तुमने भेज के हमारे 28 लोगों को, निर्मम लोगों को, कुछ कह थोड़ी रहे थे वो, ठीक है, उनको तुमने मार दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तो ये क्या है, ये राष्ट्रीय भावना है, ठीक है, ये राष्ट्रवाद है कि चाहे जो परिस्थिति हो हम सब लोग एक हैं और राष्ट्र के साथ खड़े हैं, ठीक है। अब इससे भी पाकिस्तान में डर का माहौल है पूरा, और बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तानी सामान नहीं खरीदा जा रहा है यहाँ, और पाकिस्तान को बहुत सारी चीजें भारत से चाहिए होती हैं, टमाटर है, प्याज है, बहुत सारी चीजें भारत की पाकिस्तान में जाती हैं, वो सब जानी बंद हो गई, तो क्यों हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रवाद की भावना है लोगों में, है ना, इसलिए। अब देखो देखते हैं 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद, ठीक है, 1815 में क्या हुआ कि नेपोलियन की जो सबसे बड़ी गलती थी ना, नेपोलियन की सबसे बड़ी गलती थी कि भाई सबको अपने देश में मिला लूं, जो फ्रांस है उसको मैं इतना बड़ा कर लूं कि पूरा यूरोप में अपने फ्रांस को फैला दूं, ठीक है, फ्रांस कहाँ, देखो फ्रांस कहाँ था, इस पीडीएफ में हम देखते हैं फ्रांस ये था, लेकिन उसने क्या किया था, नीदरलैंड जीत लिया था, स्विट्जरलैंड जीत लिया था, ठीक है, यहाँ तक पूरा आ गया था वो जीतते जीतते। अगर अभी आप फ्रांस की बात करें तो देखो फ्रांस कितना छोटा है, अभी आज की डेट में फ्रांस कितना छोटा है, फ्रांस है ये रहा, ठीक है, ये फ्रांस है, ठीक है, ये जो छोटा सा है ना ये फ्रांस है, और पहले फ्रांस कितना था, इतना बड़ा था, जर्मनी के भी कुछ हिस्से थे, इटली के भी कुछ हिस्से थे, इसमें ये छोटे छोटे राज्य भी इसमें मिले हुए थे, तो सारे थे,
तो ये जो विस्तारवाद की जो नीति थी, एक मिनट, ये इसको क्या कैसे हटाऊं, हाँ, ये जो विस्तारवाद की नीति थी, ये कहीं ना कहीं उसको ले डूबी। किसको? नेपोलियन को। ठीक है, अगर वो अपने देश तक ही रहता, ठीक है, अपने देश से ही मतलब रखता, केवल फ्रांस से मतलब रखता, तो बहुत कुछ और भी ज्यादा अच्छा हो सकता था। लेकिन उसने क्या किया, उसने ब्रिटेन में घुसने की कोशिश करी, रूस में घुसने की कोशिश की, प्राशा में, इन सबके इलाके कब्जा लिए थे उसने, ऑस्ट्रिया के इलाके कब्जा लिए थे। ठीक है, उसने क्या किया था, उसने आधा यूरोप अपना बना लिया था। देखो, ऑस्ट्रिया ये है, ठीक है, उसने क्या किया था, नीदरलैंड कब्जा लिया, ये थोड़ा सा ब्रिटेन का हिस्सा कब्जा लिया, उसने ये ऑस्ट्रिया कब्जा लिया, स्विट्जरलैंड कब्जा लिया, ठीक है, यहाँ तक कि रूस तक पहुंच गया था। ठीक है, रूस प्राशा भी कब्जा लिया था, कुछ रूस के भी इलाके उसने कब्जा लिए थे। और उस समय वो क्या कर रहा था, अपनी पद्धति चला रहा था, यानी कि अब फ्रेंच भाषा में शिक्षा दे रहा था। ठीक है, भाईचारा, भाईचारे वाली भावना तो थी कि भाई सारे, सबसे टैक्स लिया जाएगा, सब समान है, सब पढ़ सकते हैं, सब नौकरी कर सकते हैं, ये सारी चीजें तो उसने दी गिफ्ट में। लेकिन साथ ही उसने क्या दिया, साथ ही उसने अपनी भाषा थोप दी उन लोगों पर। अब लोगों को कुछ दिन में समझ में आया कि हम क्यों माने फ्रांसीसी भाषा को, हम क्यों फ्रेंच पढ़े, ठीक है, क्यों हम अपनी संस्कृति को त्यागे, हम क्यों फ्रांस की संस्कृति को अपनाएं। क्योंकि पहले पहले शुरुआती दौर में तो अच्छा लगा कि भाई राजा का शासन हट गया, लोकतंत्र, सॉरी, राजतंत्र से हमें मुक्ति मिल गई, राजा अपनी मनमानी चला रहा था, उससे हमें मुक्ति मिल गई। वहां तक तो ठीक था कि भाई चीजें हमें मिल रही हैं। जब नेपोलियन जाता था किसी भी देश में, जैसे ऑस्ट्रिया में गया, ठीक है, एक मिनट, इस वाले मैप में देखेंगे, जैसे ऑस्ट्रिया में गया, फ्रांस का था, ठीक है, जीत किसको जीता, नीदरलैंड को जीता। तो नीदरलैंड में जाके उसने बोला कि भाई देखो, ये स्टेट विस्टेट कुछ नहीं चलेगा, सब लोग समान है, सब टैक्स देंगे, सब पढ़ेंगे, और ये सारी चीजें सब पर लागू होंगी। ठीक है, और जो लोग पढ़े लिखे हैं वो वोट भी डालेंगे, चाहे वो गरीब है, ठीक है, जिनके पास घर का मकान है। फिर वो ऑस्ट्रिया में गया, फिर वहां भी उसने यही करा। जो पुरानी परंपरा चली आ रही थी कि राजा का बेटा राजा, वो सारी परंपराएं खत्म कर दी, सबको पढ़ने की सुविधा उपलब्ध कराई, किसानों के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई कि भाई खेती करो, ये सब करो, उनको वो सारी चीजें दी। तो लोगों को शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगा, ठीक है, और चाहे ऑस्ट्रिया हो, चाहे प्राशा हो, चाहे रूस के कुछ इलाके हो, इन सबको अच्छा लगा कि भाई मजा आ रहा है बिल्कुल। हमारे राजा ने तो हमारे लिए कुछ नहीं किया, ये आते ही इसने क्या किया, मार्केट बना दी, ठीक है, व्यापार को बढ़ावा दिया, इसने नई नई उद्योग लगाने शुरू करे। तो लोगों को मजा आने लगा कि भाई ये हमारे बारे में सोच रहा है, ठीक है। तो लोग इसका समर्थन कर रहे थे शुरू शुरू में। कौन कौन कर रहे थे? ऑस्ट्रिया के भी लोग कर रहे थे, स्विट्जरलैंड के भी कर रहे थे, इंग्लैंड के भी कर रहे थे, नीदरलैंड के भी कर रहे थे, पोलैंड के भी कर रहे थे। ठीक है, शुरू शुरू में सबने सपोर्ट किया कि सब, जब ये नेपोलियन जाता था युद्ध में तो जनता इसका सपोर्ट करती थी कि हाँ भाई सही है, हम तो नेपोलियन के साथ रहेंगे, फ्रांस के साथ रहेंगे, ये क्या करेगा, ये पढ़ाएगा लिखाएगा हमारे बच्चों को, व्यापार बढ़ाएगा, ठीक है, हमें जॉब मिलेगी, ठीक है, ये सारी चीजें मिलेंगी और सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, लोगों को समझ में आने लगा कि हम फ्रेंच भाषा क्यों पढ़ रहे हैं, हम अपनी भाषा क्यों छोड़ रहे हैं। ठीक है, फिर लोगों को जब धीरे धीरे समझ में आया कि ये सारी चीजें हमें मिली, हमें आजादी मिली, हमें स्वतंत्रता मिली, हम राजा के चंगुल से आजाद हो गए। लेकिन राजा के चंगुल से आजाद हो गए और नेपोलियन के चंगुल में फंस गए। ठीक है, राजा कम से कम हम पर दूसरी भाषा तो नहीं थोप रहा था, राजा शासन कर रहा था गलत तरीके से, राजा हम पर टैक्स लगा रहा था। लेकिन नेपोलियन भी कोई कम टैक्स नहीं लगाया, नेपोलियन को भी हमें टैक्स देना पड़ रहा है। यानी कि जितना नेपोलियन ने हमें दिए हैं, जितने अधिकार, उससे ज्यादा हमारा नुकसान हो रहा है। ये लोगों को बाद में समझ में आया। ठीक है, और देखो ये हर देश के साथ है, कोई भी देश दूसरे देश में जाके अगर शासन करता है तो वो अपनी चीजों को ही लागू करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर भारत किसी दूसरे देश में जाता है, शासन करता है, तो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं अपनी भाषा को उन पर थोपेगा कि भाई तुम हमारी भाषा में सीखो। अभी भी मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे देश हैं, बहुत सारे मुस्लिम ऐसी कंट्री हैं, बहुत सारे अफ्रीका में ऐसे देश हैं जो हमारे देश की भाषा में पढ़ते हैं, क्योंकि उनके पास कोई बोर्ड नहीं है। जैसे हमारे यहाँ सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, उनके यहाँ कोई बोर्ड ही नहीं है, उनके यहाँ कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं है। तो वो अपने लोगों को पढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हमारे यहाँ के बोर्ड में पढ़ाते हैं, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो मैं जो ये वीडियो अपलोड करती हूँ, ऐसा नहीं है केवल भारत के लोग ही देखते हैं, पाकिस्तान के लोग भी देखते हैं कुछ, है ना। अब बताएंगे नहीं वो बेचारे, पर देखते हैं। और अफगानिस्तान के भी देखते हैं, बहुत सारी कंट्रियां, यूएई वगैरह में भी मेरी वीडियोस देखी जाती है, ये मुझे पता रहता है कि कौन कौन सी कंट्री में देखी जा रही है। कुवैत में भी देखी जाती है मेरी वीडियोस। ठीक है, अफ्रीका के भी कुछ देश हैं जिनमें मेरी वीडियोस देखी जाती हैं। मतलब जहां जहां हमारा सीबीएसई बोर्ड चल रहा है, वहां वहां ये एनसीईआरटी की जो वीडियोस है वो देखी जाती है। तो वो लोग उन लोगों को हमारी भाषा सीखनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि उनके यहाँ बोर्ड ही नहीं है, उनकी मजबूरी है हमारे यहाँ की भाषा सीखना। तो वो सारी चीजें वहां के लोग समझ रहे थे।
अब देखो क्या हुआ कि जब उसने सारा सारा साम्राज्य अपना बड़ा कर लिया, ठीक है, फ्रांस को यहाँ तक बड़ा कर लिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया और ये सब जीत लिए और यूरोप ये सब जीत लिया, जब उसने इतना बड़ा कर लिया फ्रांस, है ना, अब उसमें संभल भी नहीं रहा था। बाद में जब इन लोगों को समझ में आया, यहाँ की जनता को समझ में आया कि यार इसने क्या किया, इसने तो थोड़े से अधिकार देके हमारी ज्यादा अधिकार छीन लिए, ठीक है, हमने क्या किया, हमने तो दुश्मन देश को अपने देश में बुला लिया। तो फिर लोगों ने इसके खिलाफ शस्त्र उठाए, यानी कि लोगों ने फिर इसके खिलाफ युद्ध करना चालू किया। और युद्ध में 1815 में नेपोलियन की हार हुई, ठीक है। अब नेपोलियन की हार के बाद क्या हुआ कि जब संधि हुई, ठीक है, जब संधि हुई तो संधि में ये बात बोला गया कि नेपोलियन ने जितने भी राज्य जीते थे वो सारे वापस होंगे, है ना, वो सारे राज्य क्या हुए, वापस हो गए। और जो पुराने राजवंश शासन कर रहे थे, जैसे हम फ्रांस की बात करें तो बुलबुल जो राजवंश था वो शासन कर रहा था, तो जो जो पुराने राजवंश शासन कर रहे थे वो सारी के सारे बहाल हो गए इन सारी जगहों पर। कहाँ कहाँ, ऑस्ट्रिया में भी जो पुराने राजवंश थे वो आ गए उभर कर कि भाई जनता ने बोला कि ठीक है, इससे अच्छा तो पुराना राजा ही सही था, इसको हटाओ, नेपोलियन को हटाओ, हमारा पुराना राजा ही शासन करेगा। नीदरलैंड में भी ऐसा हुआ, ब्रिटेन में भी ऐसा हुआ, प्राशा में भी ऐसे हुआ। तो ये सारी के सारे राजा मिल गए और इन्होंने मिलकर, सब राजाओं ने मिलकर क्या हुआ, नेपोलियन का खदेड़ दिया, ठीक है, और नेपोलियन की हार हुई। अब देखो, जब हार हो गई तो पुराने राजा दोबारा से राजगद्दी पे बैठ गए। तो आपकी हेडिंग यही है, 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद, यानी कि फिर क्या हुआ, रूढ़िवाद का दोबारा से उदय हो गया और रूढ़िवाद दोबारा से सत्ता में आ गया। रूढ़िवाद यानी कि राजवंश, जो पुराने राजवंश थी, यानी कि रूढ़िवादी लोग कौन थे, राजा का बेटा राजा होगा वो, ठीक है, जो राजा जैसे चाहेगा वैसे शासन कर सकता है, जो करेगा राजा करेगा, ठीक है। अब देखते हैं एनसीईआरटी क्या करी है। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी, मतलब लोगों को लगने लगा कि भाई नेपोलियन का साथ देने से अच्छा है तो हमारे पुराने राजा सही थे। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापना परंपरागत संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च और सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखनी चाहिए, ठीक है। मतलब उनको लगा कि भाई पहले जो चल रहा था ऊंच नीच, गरीब अमीर में भेदभाव, वो ज्यादा, वो भी वो ठीक था, मतलब ठीक है, नेपोलियन का साथ देने से अच्छा है जो पुरानी व्यवस्था थी वो पूरी बहाल हो गई। अब जो पुराने राजा आए तो उन्होंने वही व्यवस्था चलाई कि भाई नेपोलियन ने जो जो चीज बनाई, जो चीज व्यवस्था करी, वो सब उन्होंने रद्द कर दी और पुरानी चीजों को अपना लिया। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे, यानी कि जो कुछ लोग थे वो ये बात समझ रहे थे कि अगर हमने पहले जैसा शासन किया जैसे हम पहले करते थे, मतलब पुराने जो राजवंश थे, जब वो सत्ता में आया 1815 में, वो ये चीज समझ रहे थे कि अगर हमने डिक्टो वैसे किया जैसे हम पहले कर रहे थे, नेपोलियन के आने से पहले शासन कर रहे थे, तो जनता फिर भड़क जाएगी, फिर किसी दूसरे राजा को लेके आएगी। तो हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ी थोड़ी छूट दे देते हैं, ठीक है। तो क्या किया, रूढ़िवादी जो राजा थे, जो पुराने राजवंश थे, उन्होंने जनता को कुछ छूट दी, ठीक है। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया कि आधुनिकरण, राजतंत्र, यानी कि राजा का बेटा जो राजा बनता है उसको बोलते हैं राजतंत्र, जैसी परंपराएं संस्था को मजबूत बनाने में सक्षम बनाने में सक्षम था। वह राज्यों की ताकत को ज्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निराकुश राजतंत्रों की शक्ति प्रदान कर सकते थे। मतलब जो पुराने रूढ़िवादी लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो ये तंत्र बनाया था, किसने, जो तंत्र बनाया था व्यवसाय का या नौकरशाही का मतलब होता है जो विभाग बनाए जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ बिजली विभाग अलग है, पानी विभाग अलग है, ठीक है, बहुत सारे विभाग बने हुए हैं, शिक्षा विभाग अलग है ना। तो जो शिक्षा विभाग, जो टीचर है वो पढ़ाने का काम करेंगे, जो वाटर विभाग में, जो पानी के विभाग में है वो पानी से रिलेटेड समस्याओं को देखेंगे। तो वो जो विभाग बनाए गए थे उन्होंने उसको रखा, राजाओं ने, उन्होंने उसको पूरी तरह से खत्म नहीं करा, उन्होंने उसको रखा। उन्होंने कहा ठीक है भाई, बहुत सारे चेंजेस जो नेपोलियन ने करे वो ठीक भी थे, लेकिन उन्होंने ज्यादातर खत्म करके पुरानी व्यवस्था को अपनाया और कुछ कुछ परिवर्तनों को रहने दिया। मतलब जिन जिन में राजा को अपना फायदा लगा कि भाई ये विभाग पहले से उसने बना के रखे हैं, ये सारे उद्योग धंधे उसने बना के रखे हैं, तो इनको हम क्यों बिगाड़े, इनसे तो हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही है, हमारी आय हो रही है, हमको टैक्स मिल रहा है। तो उसने, राजाओं ने वो तो खत्म नहीं करे, और जिन जिन में उनको लग रहा था कि हाँ गड़बड़ वाली चीज है, उनको उन्होंने पहले जैसे कर लिया। मतलब राजा भी चालाक थे, अपने हिसाब से काम कर रहे थे, जिसमें फायदा लग रहा था उसको पहले जैसा कर लिया, और जिन परिवर्तनों में फायदा लग रहा था जो नेपोलियन ने करे थे वो नेपोलियन वाले मान लिए।
ठीक है। तो मतलब पहले जैसी व्यवस्था तो नहीं, बिल्कुल डिक्टो पहले जैसा उन्होंने शासन नहीं किया राजाओं ने, कुछ कुछ छूट जनता को भी इसमें मिलने लगी। ठीक है। नेक्स्ट है 1815 में ब्रिटेन, रूस, फ्रांसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियां जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। ठीक है, क्योंकि इन पर ही तो शासन कर रहा था। तो ये क्या, इन्होंने, इन तीनों ने क्या किया, ये सब मिल गए थे, ये चारों मिल गए थे। 1815 में क्या हुआ, ब्रिटेन मिल गया, ब्रिटेन का जो पुराना राजवंश था वो, रूस का पुराना राजवंश और प्राशा का और ऑस्ट्रिया का, ये चारों मिल गए और इन्होंने क्या किया, फ्रांस के खिलाफ युद्ध किया, यानी कि नेपोलियन के विरोध में युद्ध किया। अब नेपोलियन अकेला ये चार देश तो हार हार तो तय थी। ठीक है, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में हुआ, तो सेम ऐसे ही हुआ था नेपोलियन के साथ भी। तो नेपोलियन की हार हुई। ठीक है, को हराया था के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार किया, जिसे हम क्या बोलते हैं, वियना। ठीक है, वियना में एक समझौता तैयार किया गया था। इस सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी, मतलब पूरी अध्यक्षता किसने की थी, ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटर निख ने की थी। ठीक है, ड्यूक मैटर निख ने की थी। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है ना, वैसे ऑस्ट्रेलिया में चांसलर होता है, जर्मनी में भी चांसलर होता था। ठीक है, ऑस्ट्रिया जर्मनी मतलब यूरोप में उस समय चांसलर बोलते थे उसको। जैसे अब हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बोलते हैं, जो सारे डिसीजन ले सकता है, वो सारी ताकत उसके पास थी, चांसलर के पास। तो ये मीटिंग किसने करी थी वियना में, ये करी थी ऑस्ट्रिया के चांसलर ने। ठीक है, ऑस्ट्रिया यूरोप में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया मत समझना, ऑस्ट्रेलिया अलग महाद्वीप है। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया है। तो ऑस्ट्रिया में हुई, और इसमें क्या हुआ, इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना की संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य उन सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियन युद्ध के दौरान हुए। यानी कि नेपोलियन ने जो जो नियम कानून कायदे बनाए कि भाई सब लोग वोट डाल सकते हैं, ठीक है, जो पढ़े लिखे हैं जिनके पास घर मकान है वो वोट डाल सकते हैं, तृतीय स्टेट के लोगों को वो सारे अधिकार दिए जाएंगे जो प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों को है। ठीक है, जो पादरी वर्ग के लोग हैं उनको भी टैक्स देना पड़ेगा। ये जितने भी सारे नियम बनाए थे वो सारे नियम इन्होंने खत्म कर दिए, किसमें, वियना की संधि में। ठीक है, क्योंकि पुराने चोर चोर मौसरे भैया, वो वाली कहावत आपने सुनी है कि जो सारे के सारे मिल गए एक साथ। फिर क्या हुआ, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुरबुल वंश को सत्ता में बहाल किया गया। ठीक है, जो पुराना राजवंश था वो आ गया फ्रांस का। इनो ये तो खुद खुद भी तो पुराने थे, जो ब्रिटेन का पुराना राजवंश था वही तो लड़ रहा था नेपोलियन से, ये सारे लड़ रहे थे। अब इन्होंने क्या किया, फ्रांस में गया, इन्होंने कहा फ्रांस से कि भाई बुरबुल वंश वालों से कि ठीक है, अब वो तो चला गया नेपोलियन, अब तुम आ जाओ सत्ता में। ठीक है, तो बुरबुल वंश भी आ गया। फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर नेपोलियन ने अपने अधीन बनाया था। ठीक है, और देखो नेपोलियन की हार में कहीं ना कहीं जो बुरबुल वंश होगा ना उसका भी हाथ होगा, क्योंकि कोई भी देश युद्ध हारता है ना उसके अपने लोगों की वजह से हारता है। अपने लोग जब सीक्रेट्स बातों को बता देते हैं कि भाई इतनी सेना है, इतना ही है हमारे पास, ये सब चीज है, तो दूसरे देश को जब पता चल जाएगी किसी भी देश की कमजोरी, तो वो कर देगा। अब जैसे पाकिस्तान के लोग खुद ही हमें बता रहे हैं टीवी पे आके कि हमारी तो सेना में लोग ही कम है, हमारी तो सेना ही नहीं है, हमारे पास तो बम धमाके ही नहीं है, हमारे पास तो ये नहीं है वो नहीं है। तो क्या है, अब हमें पता चल गया कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, हमारी भारतीय सेना को पता चल गया, अब हमारी भारतीय सेना तैयारी कर रही है, जब उसका मन करेगा जब युद्ध कर लेगी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कौन कमजोर कर रहा है, वहां खुद के लोग कमजोर कर रहे हैं। तो किसी भी देश को कमजोर कौन करता है, वहां के खुद के लोग, और मजबूत कौन करता है, वहां के ही लोग। अब भारत क्यों मजबूत है, क्योंकि भारत में राष्ट्रीय भावना बहुत ज्यादा है, सब लोग राष्ट्र के प्रति समर्पित है, एक है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। अब पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना है, लेकिन बहुत सारे मौलवी मौलाना बोल रहे हैं कि नहीं भाई पाकिस्तान को खदेड़ो, हम पाकिस्तान के खिलाफ है, उसने ऐसे धर्म पूछ के क्यों मारा। ठीक है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और वाकई ये बात सही है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अगर आतंकवाद का कोई धर्म होता है तो फिर पाकिस्तान में आतंकवादी हमला क्यों होता है, अफगानिस्तान में आतंकवादी हमला क्यों होता है, यूएई में आतंकवादी हमला क्यों हो रहा है, इराक में ईरान में क्यों आतंकवादी हमले हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आतंकवादी किसी के सगे नहीं है, जिसको देखेंगे उसको मारेंगे। ठीक है, जिसमें उनका फायदा होगा। तो क्या है, हमारा पूरा देश एक है, एकजुट है, लड़ रहा है, साथ में खड़ा है ना। तो हिम्मत नहीं है चीन की या फिर पाकिस्तान की जो हमारे देश में पैर भी रखे। हमारे यहाँ के लोग ना बुराई करते जाके दूसरे देशों में कि हमारा भारत इतना खराब है, ये है वो। हमारे देश के लोग एकजुट हैं बिल्कुल, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है। मुस्लिम भी कहते हैं कि हम भारत के लिए लड़ेंगे। मुस्लिम समुदाय की मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी जो कह रहे हैं कि हम बॉर्डर पे लड़ने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान से हमारा कोई मतलब नहीं है, हम हिंदुस्तानी है, और हम हिंदुस्तान के लिए अपनी जान देंगे, हम अपना सब कुछ देंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नेपोलियन को हराने में किसकी भूमिका रही होगी, बुलबुल वंश की रही होगी। उसने कुछ खुफिया चीजें इन लोगों को बताई होंगी, इसलिए ये हारा होगा। ठीक है, जैसे रामायण में किसने खुफिया जानकारी दी थी रावण की, बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है,
तो जैसे रामायण में जो खुफिया जानकारी थी जितनी भी, और वो सारी राम जी को बताई थी, है ना, उसी तरह से यहाँ पर हुआ। और बाद में इसको तोहफे में क्या मिला, बुलबुल वंश को, जो उसने गद्दारी करी नेपोलियन की, उसको दोबारा से राजवंश मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, फ्रांस की सीमाओं की कई राज्य कायम हो गए। ठीक है, जो फ्रांस जो नेपोलियन ने जीते थे वो सारे के सारे वापस हो गए। ठीक है, अतः उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित हुआ, इसमें बेल्जियम शामिल था, और दक्षिण में पीटमार्ड, और मतलब ये सारे राज्य स्थापित हुए। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए हम शॉर्ट में चलेंगे जल्दी जल्दी। मगर नेपोलियन ने 29 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसको बरकरार रखा गया। ठीक है, बुलबुल वंश ने भी क्या बोला कि हाँ भाई, इसने जो राज्य व्यवस्था बनाई थी वो ठीक है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, बरकरार रखेंगे। पूर्व में यूरोप को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्राशा को ये वाला हिस्सा दिया गया। ठीक है, मतलब सबको कुछ ना कुछ मिला, जो जहां जहां उसका शासन चल रहा था ना नेपोलियन को, वो सब छीन लिए। ठीक है, देखो, ऑस्ट्रिया ने अपना हिस्सा ले लिया, पोलैंड पहले किस में था, रूस में था, अब पोलैंड आजाद है। ठीक है, रूस के 15 टुकड़े हुए थे 91 में। ठीक है, तो 91 से पहले पोलैंड रूस का ही था, यूक्रेन भी रूस का ही था। ठीक है, कजाकिस्तान और ये बहुत सारे, उज्बेकिस्तान, 15 राष्ट्र बने थे रूस में से। ठीक है, तो पहले ये सब रूस में था। तो जब नेपोलियन हारा तो रूस ने अपना हिस्सा ले लिया पोलैंड वाला, प्राशा ने अपना ले लिया, ऑस्ट्रिया ने अपना ले लिया, और इंग्लैंड ने अपना ले लिया। सबने अपने अपने ले लिए। और जो फ्रांस को 39 राज्यों में उसने बांटा था, सॉरी 29 राज्यों में जो उसने बांटा था, वो पूरे के पूरे दोबारा से, जो 39 राज्यों में उसने बांटा था वो पूरे के पूरे दोबारा से बहाल रखे गए। ठीक है, बुलबुल वंश ने, वो उन्होंने कहा कि भाई ये व्यवस्था तो सारी सही बनाई थी, इसको हम रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, इन सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्होंने नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। मतलब वही कहानी है, बार बार वही बोल रहे हैं। 1815 की में स्थापित रूढ़िवादी शासक व्यवस्थाएं निरंकुश थी, वे आलोचक और असहमत बर्दाश्त नहीं करती थी। ठीक है, और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। ज्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए, जिनका उद्देश्य अखबार, किताब और नाटक और गीतों में व्यक्त किए गए उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिससे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचारों की झलक रहे। यानी कि जब रूढ़िवादी सत्ता आई, जब पुराने शासक वापस आए सत्ता में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोबारा से क्या कर दिया कि भाई कोई भी किताब में राजा के खिलाफ कुछ नहीं छापोगे, किसी भी किताब में या कोई भी नाटक ऐसा नहीं बनाओगे जो राजा के खिलाफ हो। ठीक है, या कोई भी आप ऐसी झलक नहीं दिखाओगे जो क्रांति से जुड़ी हो, ताकि लोग दोबारा से क्रांति ना करें, दोबारा से राजा को उखाड़ ना फेंके। ठीक है, इन सारी चीजों पर रोक लगाई गई। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृतियां उदारवादियों को लगातार प्रेरित करती रही, क्योंकि एक बार जब आजादी मिल जाती है ना लोगों को, फिर उसकी आदत लग जाती है। अब जैसे हम लोगों को आजादी मिली हुई है, ठीक है, कोई कहीं भी जाके नौकरी कर सकता है, सब लोग पढ़ सकते हैं, ये सारी आजादी हमें मिली हुई है। अगर कोई और शासन सत्ता में आए और वो कह दे कि भाई लड़कियां नहीं पढ़ेंगी, तो हम तो फिर आंदोलन करेंगे। ठीक है, हम भूल थोड़ी जाएंगे कि हम पढ़े पहले, या हम भूल जाएंगे कि हमारी मम्मियों ने पढ़ाई की है। अगर हमारे बच्चों पर कोई अंकुश लगाए कि भाई तुम इस धर्म के हो, तुम नहीं पढ़ोगे इस देश में, तो आंदोलन होगा। क्योंकि आजादी की आदत लग गई है, अब हमें आदत लग गई है कि हम बाहर घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। अगर कोई भी सरकार आके अंकुश लगाएगी कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तो फिर हम तो बोलेंगे। ठीक है, तो यही हुआ कि नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाए गए एक मुद्दा यह था कि प्रेस की आजादी हो। यानी कि प्रेस को आजादी मिले। प्रेस की आजादी मतलब अगर राजा कुछ गलत काम करेगा तो राजा के खिलाफ बोलने का हमें अधिकार दीजिए। ठीक है, हमें अधिकार होना चाहिए कि हम राजा के खिलाफ भी बोल सकें। ठीक है, तो इस तरह के आंदोलन चलते रहे, और बहुत दिन नहीं चला ये। आपको लग रहा हो कि राजतंत्र जो लोकतंत्र था वो पूरी तरह खत्म हो गया लंबे समय तक, तो लंबे समय तक ये चाल इनकी कामयाब नहीं रही। बाद में क्या हुआ, बाद में फिर चलो देखते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही है। फिर बातें ज्यादा लंबी हो जाती हैं, आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी और आप देखोगे नहीं। ठीक है, बाद में क्या हुआ, क्रांतिकारी। अब क्रांतियां किस तरह से हुई वो हम देखेंगे। 1815 में जो नेपोलियन के बाद जो संधि हुई, ठीक है, उसमें उसके बाद जो क्रांतियां हुई उसके बारे में हम देखते हैं। 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। ठीक है, मतलब 1815 के बाद जो उदारवादी थे, जो राष्ट्रवादी थे, जो राष्ट्र की बात कर रहे थे कि भाई स्वतंत्रता का अधिकार चाहिए, समानता का अधिकार चाहिए, सबको वोट डालने का अधिकार चाहिए, उदारवादी ऐसा कह रहे थे, उन सबको क्या हुआ, उन सबको भूमिगत कर दिया गया, मतलब उनको दबा दिया गया, और वो लोग छुप गए, अंडरग्राउंड हो गए, कि अगर कहीं भी देख लिए राजा ने तो राजा क्या करेगा, हमें मार देगा या
हमें जेल में डाल देगा। ठीक है। बहुत सारे यूरोपीय राज्य में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभरे। ठीक है। मतलब अब ओपन तो कुछ नहीं कर सकते थे, अगर राजा को पता चल गया तो वो जेल में डाल देता। ठीक है। ओपन मतलब कोई अखबार में कोई किसी तरह की अखबार नहीं छाप सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर राजा को पता चल गया तो वो क्या करता कि भाई अच्छा हमारे खिलाफ दोबारा से साजिश हो रही है, चलो इनको जेल में डालो, चलो इनको मरवा दो, ऐसा करता। तो उदारवादी लोग क्या कर रहे थे, चोरी छुपे संगठन बना रहे थे। ठीक है। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था। यानी कि जो कुछ उदारवादी लोग थे उनको ये बात खल रही थी कि भाई वो जो नेपोलियन ने सारी चीजें लेके आया था वो ठीक थी। ठीक है। कुछ कुछ चीजें उसकी ठीक थी तो उनको बहाल रखना चाहिए, लेकिन राजवंश आए तो उन्होंने अपना फायदा देखा, उन्होंने सारी चीजें खत्म कर दी, दोबारा से राजतंत्र स्थापित कर दिया। तो इस चीज का कहीं ना कहीं विरोध हो रहा था, और विरोध करने का मतलब था चोरी छुपे। ठीक है। चोरी छुपे क्या बनाए जा रहे, संघ बनाए जा रहे थे। ठीक है। ताकि राजा को पता ना चले और पीठ पीछे काम चलता रहे। पीठ पीछे क्या काम चलता है, राजा की बुराई, भाई राजा ऐसे गलत काम कैसे कर रहा है, राजा हम पर इतना टैक्स कैसे लगा रहा है, राजा हमको ये सुविधाएं क्यों नहीं दे रहा, ये सारी चीजें। ठीक है। क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करना था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। ठीक है। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। यानी कि जो क्रांतिकारी थे वो क्या कर रहे थे, वो राजा के खिलाफ साजिश कर रहे थे कि भाई हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए, हमें आजादी चाहिए, जैसी हमें नेपोलियन ने दे रखी थी। ठीक है। ज्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना को आजादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। ज्यादातर लोग क्या मान रहे थे कि अब की बार हमें राजतंत्र नहीं चाहिए, अब के हम अलग अलग अपने राष्ट्र बनाएंगे अपने हिसाब से। ठीक है। हिसाब क्या था भाई, जो एक ही भाषा बोल रहे हैं वो एक राष्ट्र बनाएंगे। ठीक है। यही इसी विचारधारा से एक और क्रांतिकारी एक और क्रांतिकारी ने जन्म लिया जो इटली का था। ठीक है। जिसका नाम क्या था, जूसेफ मोत्सनी। ठीक है। जिसका नाम क्या था, जूसेफ मोत्सनी। इन्हीं विचारधाराओं से उभरा था वो, और उसका जन्म 1805 में जेनोवा में हुआ था। ठीक है। इसके बारे में हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, इसके ही पार्ट 4 में। ठीक है। इसके पार्ट 4 में हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। वह कारोबारी नामक सॉरी कार्बोनारी कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन का सदस्य बन गया था। 24 साल की युवा अवस्था में लुगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत किया गया था, है ना। तत्पश्चात उसने दो और भूमिगत संगठन की स्थापना की, यानी चोरी छुपे उसने दो संगठन बनाए। और पहला था पहले का था यंग इटली, और दूसरा था वर्ण में, मतलब अलग अलग देशों में बनाए उसने। पहला पहला बनाया था मार्सेई में यंग इंडिया, सॉरी यंग इटली, और दूसरा था वर्ण में, वर्ण एक देश है, वर्ण में कौन सा बनाया था, यंग यूरोप। ठीक है। जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मोसनी का विचार था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी, अतः इटली छोटे छोटे राज्य और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। ठीक है। मतलब अब उसका जो रुझान था, जोसेफ मोसनी का जो रुझान था वो केवल और केवल इटली के लिए था। ठीक है। ऊपर हमने बात किसकी की, ऊपर हमने बात की फ्रांस की, लेकिन इटली में ये उभर कर आया और इसने क्या बोला कि हम अलग अलग प्रदेशों में भटकर नहीं रह सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, एक होना चाहिए। तो एकता की भावना क्या है, राष्ट्रीय एकता की भावना क्या है, राष्ट्रवाद। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्रवाद के विचारों को आगे लेके चलना था, और अलग अलग इसने संगठन बनाए चोरी छुपे, भूमिगत यानी चोरी छुपे। ठीक है। यानी अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड का मतलब है कि राजा को ना पता चले इस बारे में, और प्रदेश के में जो पैबंदों की तरह नहीं रह सकता, मतलब इटली ऐसे छोटे छोटे राज्यों में नहीं भटके रह सकता, एकीकरण करना पड़ेगा। मतलब जो अलग अलग राजा शासन कर रहे थे इटली पर उनको हटाना है, उसे जोड़कर राष्ट्र के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसके इस मॉडल की देखरेख जर्मन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं पूरे यूरोप में ये भावना चल रही थी कि भाई अब हमें क्या चाहिए, अलग अलग देश चाहिए, और क्या चाहिए, प्रजातांत्रिक देश चाहिए। मतलब हम वोट डालेंगे, अपना राजा चुनेंगे 5 साल के लिए, फिर वो हम फिर देखेंगे कि वो सही शासन कर रहा है कि नहीं, फिर अगर वो सही शासन नहीं कर रहा होगा तो अगली बार हम किसी और को राजा चुनेंगे, वो वाला हिसाब। ठीक है। तो ये सारी शुरुआत कहाँ से हुई, 1815 से हुई। ठीक है। 1815 के बाद जब पुराने राजवंश सत्ता में आए तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने चोरी छुपे संगठन बनाए, और उन्होंने कोशिश की कि जो एक ही भाषा बोल रहे हैं, जिनकी एक ही संस्कृति है, उनको अलग देश में गठित किया जाए।
ठीक है। और ये देखो सारे देशों में ये संगठन बनाए गए। ठीक है। अपने स्वप्न में मोत्सनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। ठीक है। उसने एक सपना देखा था कि भाई ये सारे रूढ़िवादी जो राजा हैं वो हटेंगे और हर देश में क्या होगा, लोकतंत्र कायम होगा और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से सरकार चलेगी। ठीक है। मैटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है। ठीक है। मैटरनिक ने क्या बताया है, उसने बोला कि जो मोसनी है, जो जोसेफ मोसनी है, वो हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। ये लाइन आप याद रखना। ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। देखो नेक्स्ट जो पार्ट 3 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, उसके लिए बहुत बहुत माफी चाहती हूँ। मैंने कोशिश की थी कि मैं जल्दी जल्दी शॉर्ट में पढ़ाऊँ, लेकिन चीजों को समझाने में टाइम लगता है। ठीक है। मुझे खुद को इस चैप्टर को पढ़ने में 4 घंटे लगे हैं, तो फिर आपको पढ़ाऊंगी तो फिर थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा ही, है ना। तो आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। जो भी फ्रेंड आपके 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, प्लीज लाइक कर देना। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे क्या जानेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि क्रांतियों का युग कैसे शुरू हुआ 1815 के बाद। ठीक है। तो नेक्स्ट हम यही जानेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।